नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। जैसा कि हम लोगों ने आपके सामने कमिटमेंट करी थी कि हम लोग आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस एवं साइंस एंड टेक के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसी सीरीज में मैं आपके लिए एक स्पेशल सेट ऑफ वीडियोस को लेकर आया हूं, जिसमें कि हम लोग आपके लिए कवर करने वाले हैं वो सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या फिर संगठन जो कि पिछले एक साल में सुर्खियों में रहे हैं। इस पूरे के पूरे टॉपिक को मैं दो सेट्स में कवर करूंगा। जो आपके सामने फिलहाल हम लोग पेश कर रहे हैं वो इस टॉपिक का सेट नंबर 1 है, जिसमें मैं कुल मिला के 4 मेजर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कवर करने वाला हूं। बिना किसी देरी के, बिना समय को व्यर्थ करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि आई एम अ टीचर फॉर ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आईआर फॉर यूपीएससी सीएसई। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी आईआईटी मद्रास से और उसके बाद मैंने पंजाब पुलिस में 2 साल एज अ डीवाईएसपी भी सर्व किया है। एंड ऑल्सो आई हैव क्लियर्ड द सीएपीएफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी सीएसई एंड ऑल्सो यूपीएससी का जो सिविल सेवा का परीक्षा है उसमें भी मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुका हूँ। यदि आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा आप लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए, सो दैट आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक इज डूइंग अ न्यू थिंग। हम एक अनोखी पहल आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि इंडिया के जो बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम लोग टेक्स्ट बुक पे ऑन बोर्ड करके ले आए हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कि आपके लिए हर तरह के टीचर अवेलेबल हैं। हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि ऑलरेडी कई सारे रैंकर्स को प्रोड्यूस कर चुके हैं, उनको अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा देख सकते हैं यूजिंग द सिंगल सब्सक्रिप्शन जो कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है। इस सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप इन सभी टीचर्स के सभी कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे, जिसमें कि आपको जो फीस देनी है दैट इज मेयरली 30,000 रुपीज़ पर एनम। और इसमें भी अगर आप इसको मंथली ब्रेक डाउन करेंगे तो ये केवल 2500 रुपये प्रति मंथ में आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके ऊपर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। इफेक्टिवली आपको ये वाला जो कोर्स है ये 24,000 में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। राइट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये वाली 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूएनएससी के बारे में। यूएनएससी हर साल सुर्खियों में रहती है। इस साल इसके सुर्खियों में रहने के कारण थोड़े से ज़्यादा विशेष हैं। ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन के चलते यूएनएससी में कई सारे रेजोल्यूशंस को पास किया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी शायद उन चीज़ों को यहाँ पे कवर ना करे। यूएनएससी हर साल सुर्खियों में इसलिए रहती है बिकॉज हर साल यूएनएससी जो है वो नए कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करती है। पिछले साल अगर आपको याद होगा तो भारत भी एक यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में सिलेक्ट हुआ था और भारत ने अपनी इस मेंबरशिप के दौरान काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स को भी यहाँ पे पेश करवाया था। ये वाले इस साल कौन से 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया है वो आपको बताऊंगा। किस तरीके से सिलेक्शन होती है वो आपको समझाया जाएगा। एंड ऑल्सो यूएनएससी में किस तरीके से वोटिंग वगैरह होती है उसके बारे में चर्चा करी जाएगी। बेसिकली यूएनएससी के जो बेसिक्स हैं उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं। इसके बाद हम लोग G20 की बात करेंगे। G20 न्यूज़ में था, आपको इसमें अगेन मालूम होगा कि G20 को लेकर भी जो ट्रॉयका होता है, दिस इज समथिंग जो कि रिसेंटली न्यूज़ में आया था। ट्रॉयका, उसमें अब भारत जो है वो एंट्री ले चुका है। ये ट्रॉयका क्या होता है, भारत का इसमें एंट्री लेना, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी भारत के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट SCO, दैट इज द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO को लेकर हम लोग ब्रीफ बातें करने वाले हैं कि फिलहाल SCO की जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है। अगले साल आई थिंक ये भारत के पास आने वाली है, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। SCO रिसेंटली भी न्यूज़ में था, अगर आपको ध्यान होगा। आज से जस्ट एग्जैक्टली 1-1.5 हफ्ता पहले की बात है, इनफैक्ट 16 मई की बात है। 16 मई को दोस्तों SCO की ही एक बॉडी है जिसका नाम है RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये वाला जो SCO का बॉडी है इसकी एक मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग भारत के अंदर कंडक्ट करवाई गई थी, जिसमें कि चाइना, रशिया एवं पाकिस्तान, इन सभी के जो डेलीगेशंस थे वो भारत आए थे और ये काफ़ी विशेष माना जा रहा था। उसके बारे में भी ब्रीफली आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। फाइनली आई विल टॉक टू यू अबाउट आसियान। इंडिया ने आसियान के साथ एक नया
एक MOU साइन किया है। दिस इज एक कोई कोलैबोरेशन लेकर आए हैं हम लोग कोई डिजिटल एरिया के क्षेत्र में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आसियान अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार सवाल आ चुके हैं। सो ब्रीफली बात करेंगे आसियान के बेसिक्स के बारे में और साथ ही में कि आसियान के साथ जो हमने नया कोलैबोरेशन किया है वो एग्जैक्टली किस चीज़ के साथ संबंध रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि परंपरा है, सबसे पहले एक सवाल आपके सामने लेकर आए हैं। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनी मेंबर ऑफ द यूएन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल मे पार्टिसिपेट एंड वोट इन द डिस्कशन ऑफ एनी क्वेश्चंस ब्रॉट बिफोर द सिक्योरिटी काउंसिल। सवाल आपसे दो चीजें पूछ रहा है कि कोई ऐसा सदस्य जो कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य तो है लेकिन सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, वो यहाँ पे भाग ले सकता है और वो यहाँ पे अपना मत भी दे सकता है इन द डिस्कशन ऑफ एनी क्वेश्चन ब्रॉट बिफोर द सिक्योरिटी काउंसिल। दो चीजें आपसे पूछ रहा है, A, B। इसके बारे में जानेंगे कि क्या ये सही है या फिर क्या ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया फॉर द थर्ड टाइम हैज एंटर्ड द यूएनएससी एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इन 2021। मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया रिसेंटली यूएनएससी में एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में जुड़ा है 2021 में। लेकिन दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन एक और चीज पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ऐसा इंडिया तीसरी बार कर रहा है और यहां पर ये साथ में टाइम भी आपको देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के स्टेटमेंट्स दो हैं लेकिन आपसे चार चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इस साल यूएनएससी सुर्खियों में क्यों रहा। इस साल की शुरुआत की बात है, जनवरी 5, 2022 की ये खबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है। अल्बानिया, ब्राज़ील, गबॉन, घाना एंड यूएई दे हैव जॉइंड द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें आपको पहली बात तो कोई मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए। यूएनएससी का जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन का, उसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो अभी भी 5 ही हैं लेकिन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। अब ये कहानी किस तरीके से काम करती है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल गॉट 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स, अल्बानिया, ब्राज़ील, गबॉन, घाना एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अल्बानिया दोस्तों यूएनएससी में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर अपने हिस्ट्री में पहली बार जुड़ रही है। ब्राज़ील नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूएनएससी में 11वीं बार जुड़ रही है। गबॉन और घाना तीनों जो हैं इसके पहले 3 बार आ चुके हैं, यानी कि अब जब ये जुड़ेगी तो वो चौथी बार जुड़ेगी। और यूएई जो है वो यहाँ पे इसके पहले 1 बार आ चुकी है, यानी कि यूएई जो है वो यहाँ पे दूसरी बार आने वाली है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्बानिया पहली बार आ रही है, ब्राज़ील 11वीं बार आ रही है, गबॉन और घाना जो है ये दोनों फोर्थ टाइम आएंगे बिकॉज इसके पहले 3 बार आ चुके हैं और यूएई पहले 1 बार आ चुकी है। इसका मतलब यूएई जो है वो अब सेकेंड टाइम आने वाली है। यूएनएससी के बारे में समझ लेते हैं, इसकी सदस्यता के बारे में समझ लेते हैं, क्या यहाँ पे रूल्स अप्लाई होते हैं। यूएनएससी जो है वो यूएन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये दुनिया भर में पीस एंड सिक्योरिटी यानी कि अमन और शांति को और साथ ही में सुरक्षा को मेंटेन करे। ये यूएन का एक ऐसा ऑर्गन है, यूएन का एक ऐसा अंग है which has a power to make decisions that member states are obligated to implement। यानी कि अगर यूएनएससी ने कुछ तय कर दिया है, अगर यूएनएससी ने कुछ बोल दिया है कि यहाँ पर हम लोग ये करने वाले हैं, कोई फैसला लिया गया है, तो यूएन के जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वो बाध्य बन जाते हैं कि उस पर्टिकुलर फैसले को उनको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। काउंसिल के अंदर, इस सुरक्षा परिषद के अंदर कुल मिला के 15 सदस्य आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि 5 आते हैं परमानेंट यानी कि ये स्थायी सदस्य हैं और 10 आते हैं नॉन परमानेंट यानी कि ये अस्थायी सदस्य हैं। और जो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनको 2 साल की टर्म के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो जो पहले 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन से हैं, आई थिंक वो तो हम सभी को मालूम है कि एक तो आपका यूएसए है, दूसरा दोस्तों आपका रशिया है, तीसरा आपका फ्रांस है, चौथा आपका चाइना है एंड 5वां आपका यूनाइटेड किंगडम है। तो ये तो आपके हो गए 5 परमानेंट मेंबर्स। सो 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में तो हमें मालूम पड़ गया, लेकिन जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको कि 2 साल के लिए टर्म के लिए चुना जाता है, उनको किस तरीके से चुना जाता है ये देखिए। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में से 3 देश चुने जाएंगे हमेशा, यानी कि जो भी यहाँ पे बचे हुए 10 लोग होने वाले हैं इसमें हमेशा ही ये इंश्योर किया जाएगा कि जो 3 कंट्रीज हैं वो अफ्रीका की होंगी, 2 कंट्रीज जो हैं वो एशिया की होंगी, 2 कंट्रीज जो है लैटिन अमेरिका से आएंगी, 2 कंट्रीज वेस्टर्न यूरोप से आएंगी और 1 कंट्री जो है वो आपको ईस्टर्न यूरोप से देखने को मिल जाएगी। नाउ इसमें ये फंक्शनिंग कैसे होती है इसको मैं आपको समझाता हूं। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं कि हर साल 5-5 मेंबर्स निकलते रहते हैं और 5 नए मेंबर्स जुड़ते रहते हैं, लेकिन
बहुत ही सिंपल सा उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं कि 2020 में जिन लोगों को चुना गया था, लेटेस्ट से 2020 में जिन लोगों को चुना गया था वो थे ABCDE। तो ये वाले जो मेंबर्स हैं इनकी मेंबरशिप चलेगी 21 और 22 तक, यानी कि ये वाली मेंबरशिप जो है ये चलेगी 2022 तक। तो ABCDE 22 तक चलते रहेंगे। लेकिन 2020 में इन 5 मेंबर्स के अलावा 5 मेंबर्स और भी होंगे, FGHIJ। तो यहाँ पर ये वाले जो 5 मेंबर्स हैं ये यहाँ से निकल जाएंगे और 2021 में परिषद के द्वारा 5 और मेंबर्स को चुना जाएगा। ये वाले जो 5 मेंबर्स हैं जिनको कि 2021 में चुना जा रहा है, इनकी मेंबरशिप चलेगी 2023 तक। परिषद क्या करता है कि ये हर साल 5 नए मेंबर्स को चुनता रहता है और हर साल क्योंकि 5 नए मेंबर्स आते रहते हैं तो कुल मिला के आपका टोटल जो है वो 10 का मेंटेन रहता है और ये वाले 5 तो आपके परमानेंट होते ही होते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे आप देखिए, each year the General Assembly elects 5 non-permanent members out of 10 in total for a 2-year term. The 10 non-permanent seats are distributed on a regional basis, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि ये वाला regional basis जो है इसको इंश्योर करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और अब कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो एक टाइम पे आपके यूएनएससी के मेंबरशिप में कुल मिला के 15 मेंबर्स हैं, 5 + 10। ये वाले जो 15 मेंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये हर महीने अपनी प्रेसिडेंसी को रोटेट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये यूएसए है, ये उसके बाद आपका क्या कहते हैं यूके है, ये यहाँ पे चाइना है, ये यहाँ पे आपका रशिया है और ये यहाँ पर आपका फ्रांस है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये वाली 5 कंट्रीज है ना, और साथ में ये वाली जो 10 कंट्रीज हैं, हर महीने प्रेसिडेंटशिप को बदलती रहेंगी। एवरी मंथ अलग अलग आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा। द काउंसिल्स प्रेसिडेंसी इज अ कैपेसिटी दैट रोटेट्स एवरी मंथ। थोड़ा ध्यान रखिएगा बिकॉज आगे जाकर के जो मैं संस्थानों की बात करूंगा वहां पर जो प्रेसिडेंसी है वो कभी कभार एनुअली चेंज होती है, लेकिन यूएनएससी के केस में, यूएन के केस में नहीं बोल रहा हूं, यूएनएससी के केस में बोल रहा हूं कि ये वाली जो प्रेसिडेंसी है ये 15 मेंबर्स के अक्रॉस चेंज होती है। मोर देन 50 ऑफ द यूएन्स 193 मेंबर कंट्रीज हैव नेवर बीन इलेक्टेड टू द काउंसिल सिंस इट्स फॉर्मेशन। यानी कि जो भी यहाँ पे प्रोसेस चलता आता है, जैसे कि कई बार यहाँ पर ये वाली कंट्रीज को लिया गया, फिर अगली बार ये वाली कंट्रीज को लिया गया। 50 ऐसे देश हैं जो कि कभी भी एक बार भी यूएनएससी की सदस्यता को होल्ड नहीं करा है। अगर हम लोग बात करते हैं भारत की, इंडिया जब 2021 में जब इंडिया को चुना गया था तो इंडिया वॉज इलेक्टेड फॉर द 8th टाइम इन द यूएनएससी एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। तो इंडिया जिसको कि 2021 में चुना गया था वो 21 में रहेगी और 22 में रहेगी। 23 में जाकर के इंडिया की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। 23 में कोई और है जो कि इंडिया को यहाँ पे रिप्लेस करेगा। इस तरीके से काम करता है। जो भी सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी मेंबर होते हैं सभी के पास एक वोट होती है और साथ में ये भी लिखा गया है कि एनी मेंबर ऑफ द यूएन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल मे पार्टिसिपेट बट विदाउट वोट इन द डिस्कशन ऑफ एनी क्वेश्चन brought before the Security Council whenever the latter considers that the interest of that members are specially affected। I think अब हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे जो हमारे सामने पेश किया गया था कि any member of the United Nations may participate। जी हाँ, सही बात है। और पार्ट नंबर बी था एंड वोट, जी हाँ, जी नहीं, ये गलत हो गया, जिसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। इंडिया हैज एंटर्ड द यूएनएससी एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इन 2021, ये वाला पार्ट तो यहाँ पे सही है। लेकिन क्या इंडिया तीसरी बार एंटर करा था? जी नहीं, इंडिया जो है वो 8वीं बार एंटर करा था। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे गलत है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब बन जाएगा। आई होप आपको यूएनएससी की जो सदस्यता है इसको लेकर कोई डाउट्स नहीं होंगी। 5-5 मेंबर्स हर बार इलेक्ट होते हैं और जो 10 नॉन परमानेंट होते हैं उसमें से 5-5 मेंबर्स एक तरीके से रिटायर होते रहते हैं और उनको रिप्लेस करने के लिए और नई कंट्रीज आती रहती हैं। लेकिन जैसे भी वो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन होगी उसमें आपकी जो 10 कंट्रीज हैं वो इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा। ये थी आपकी यूएनएससी की पूरी कहानी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं G20 के बारे में। विद रेफरेंस टू G20 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। ईच G20 कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स शेरपा ऑन बिहाफ ऑफ द लीडर ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री। इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग। देखते हैं, इसको लेके भी समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। G20 को लेकर क्या हुआ था कि असल में इंडिया ने, रिसेंट सी बात है, फरवरी 16 2022 की ये वाली खबर आपके सामने है, कैबिनेट जो इंडिया का यूनियन कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव किया सेक्रेटेरिएट फॉर 2023 G20 समिट। आने वाला जो साल है 2023 का जो G20 का सम्मेलन है जो कि भारत में होगा,
उसके लिए भारत के द्वारा एक सेक्रेटेरिएट को यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया है, यानी कि वो सेक्रेटेरिएट जो है वो अब बनाया जाएगा भारत के अंदर। Recently, India joined the G20 Troika, and with this, India will hold the presidency of the G20 from December 2022. यहाँ पे आप देखिए, recently the Union Cabinet set in motion the process to build a secretariat that will look after the affairs of organizing the G20 summit in 2023. The secretariat will be functional till February 2024. 2022 में दिसंबर में जस्ट, यानी कि आज से ऐसा मान लीजिए 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद भारत को जो है वो G20 की जो अध्यक्षता है, जो प्रेसिडेंसी है, वो यहाँ पे सौंप दी जाएगी। अभी जो है वो प्रेसिडेंसी किसके पास है? अभी वो प्रेसिडेंसी चल रही है इंडोनेशिया के पास, जिन्होंने प्रेसिडेंसी को लिया था दिसंबर 2021 में। तो इंडोनेशिया 2021 में आया था, 2022 दिसंबर में वो ये वाली प्रेसिडेंसी सौंप देगा भारत को। और जब भारत के पास आएगी तो भारत ने यहाँ पर अपने ऊपर ले लिया है कि हम लोग एक सचिवालय यहाँ पे बनाने वाले हैं, जो कि G20 का जो सम्मेलन है जो कि 2023 में होगा उसको ऑर्गेनाइज करने का पूरा काम करने वाला है। द सेक्रेटेरिएट विल बी फंक्शनल टिल February 2024। ऑब्वियसली जो भारत की प्रेसिडेंसी है वो यहाँ पे 2023 दिसंबर में खत्म हो जाएगी, तब कोई नया प्रेसिडेंट आएगा, लेकिन जो सेक्रेटेरिएट है इट विल बी फंक्शनल टिल February 2024। अब G20 के कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं। तो ऑब्वियसली भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात है, G20 के बेसिक्स को समझते हैं, और ये ट्रॉयका क्या चीज़ है इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। और यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज़ किया शेरपा, इसको भी दोस्तों यहाँ पे समझ लेते हैं। इट इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन को, जो यूरोप का संघ है, उसको एक कंट्री माना जाता है, और 19 कंट्रीज, इसीलिए कुल मिला के इसको 20 कंट्रीज का एक ग्रुपिंग माना जाता है। और साथ ही में इसमें कई सारे जो आपके प्रतिनिधि हैं वो IMF और वर्ल्ड बैंक से भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है दैट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। इनफॉर्मल इसलिए कहा जाता है बिकॉज G20 को बनाने के लिए कोई कानून नहीं लाया गया था, कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई थी, कोई समझौता नहीं किया गया था, इसीलिए इसको इनफॉर्मल कहा जाता है। लेकिन इनफॉर्मल कहने से G20 की जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे कम नहीं होती, बिकॉज इसमें आपको दुनिया के मेजर देश देखने को मिल जाते हैं। ये एक ऐसी ग्रुपिंग है विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड GDP, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 60% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। और जो ये वाला फोरम है ये हर साल मिला है सिंस 1999, और 2008 जब से आपको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था, तब से लेकर अब तक इसने हर साल एक सम्मेलन भी किया है। With the participation of the respective heads of state and government, India has been a founding member of the G20 process। तो G20 का जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, इंडिया उसमें फाउंडिंग मेंबर के रूप में भी अवेलेबल था। इंटरेस्टिंगली G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। आई थिंक आपको स्टार्टिंग वाली डिस्कशन से समझ आ चुका होगा कि जैसे जैसे जिसके पास प्रेसिडेंसी जाती है वो उस हिसाब से एक टेम्पररी सेक्रेटेरिएट को बना लेता है, और उस टेम्पररी सेक्रेटेरिएट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग यहाँ पे आने वाले सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करवाएंगे। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा यहाँ पे संगठन बनाया हुआ है तो सचिवालय क्यों नहीं दिया? क्योंकि दोस्तों ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। क्योंकि ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है तो यहाँ पर इन्होंने इसको फॉर्मलाइज करने के लिए कोई सचिवालय या फिर कोई मुख्यालय जो है वो नहीं बनाया है। सो इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, एंड इट्स एजेंडा और एक्टिविटीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय द रोटेटिंग प्रेसिडेंसीज इन कोऑपरेशन विद द मेंबरशिप। ठीक है, तो जो भी मेंबर्स हैं वो लोग यहाँ पे मिलकर के बेसिकली इसके एजेंडा को सेट करते हैं। जिसको ये वाली जो मेंबरशिप की बात कर रहे हैं इसको हम लोग G20 ट्रॉयका के नाम से जानते हैं। ट्रॉयका बेसिकली रेफर्स टू द टॉप ग्रुपिंग विद इन द G20 दैट कंसिस्ट ऑफ द करंट, प्रीवियस एंड द इनकमिंग प्रेसिडेंसीज। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंडोनेशिया जो है वो 2021 में प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, और ये वाली जो इनकी प्रेसिडेंसी है ये 2022 तक चलेगी, दिसंबर 2022 तक। दिसंबर 2022 में प्रेसिडेंसी मिल जाएगी भारत को, और वो चलेगी दिसंबर 2023 तक। इसका मतलब 2020-21 में भी कोई प्रेसिडेंट रहा होगा। तो दोस्तों 2020-21 में जो प्रेसिडेंट रही कंट्री थी दैट वाज इटली। अब क्या हुआ कि पास्ट वाला जो प्रेसिडेंट है, एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट इंडोनेशिया है, पास्ट वाला इटली है, और आने वाला प्रेसिडेंट भारत है।
इस चीज़ को कहा जाता है ट्रॉयका। ट्रॉयका बेसिकली रेफर्स टू 3, तो ये है G20 ट्रॉयका, और ये आपस में मिलकर के डिसाइड करते हैं कि जो आने वाला G20 का सम्मेलन होगा उसमें क्या क्या चीज़ें एजेंडा पे होने वाली हैं। इसको प्लीज़ ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। करंट, प्रीवियस एंड द इनकमिंग प्रेसिडेंसीज, इंडोनेशिया, इटली एंड इंडिया। Each G20 country is represented by its Sherpa who plans, guides, implements etc. on behalf of the leader of their respective country. I think भारत के लिए जो 2021 में जो शेरपा थे वो शायद पीयूष गोयल थे, जो कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, आई थिंक सो। और हर साल जो है कोई ना कोई शेरपा होता है जो कि भारत के लिए, जो कि हर अपने देश के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। इसमें मेंबरशिप में कौन कौन आता है? तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड द ईयू। ध्यान रखिए, मैं आपको इसको ऑब्वियसली याद करना मुश्किल है थोड़ा सा, हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको यूएसए देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको दोस्तों यूके देखने को मिलेगा, 2 आपके मेंबर्स जो कि परमानेंट काउंसिल में, जो कि यूएनएससी में है। रशिया आपको देखने को मिलेगा, चाइना आपको देखने को मिलेगा, आपको साथ में फ्रांस भी देखने को मिल जाएगा। तो 5 तो ऐसे याद हो गए। उसके बाद एक ईयू आपको याद होना चाहिए, 6 इस तरीके से याद हो गए। तो ये तो आपको 6 मालूम होने चाहिए। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जर्मनी भी है, उसके बाद इटली भी है, देन टर्की भी है। वेस्ट एशिया में से केवल सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर से केवल साउथ अफ्रीका है। लैटिन अमेरिका में से आपको ब्राज़ील और अर्जेंटीना, और यहाँ सेंट्रल अमेरिका से आपको मेक्सिको देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका से आपको कनाडा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जापान और साउथ कोरिया देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेंगे। थोड़ा मैप को ही देखना पड़ेगा तभी जाकर के याद रहेगा, लेकिन हाँ, इंडिया आप ऑब्वियसली नहीं भूलेंगे, ये 5 नहीं भूलेंगे, और 6ठी ईयू नहीं भूलेंगे। तो 7 तो डेफिनेटली आपको याद रहेंगी, लेकिन बाकी वाली जो 13 हैं उसके लिए मैप को 2-3 बार देखिए, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो यहाँ पर याद हो जाएंगी। ये था G20 के बारे में, G20 ट्रॉयका के बारे में और इसकी प्रेसिडेंसी के बारे में। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल देख लेते हैं। इट डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट, बिल्कुल सत्य है ये। क्यों? क्योंकि ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, इसीलिए ये वाला भी सत्य हो गया। ईच कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स शेरपा ऑन बिहाफ ऑफ द लीडर ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाता है सही जवाब। एनी डाउट? आई डोंट थिंक सो कि इसको लेकर आपको कोई फर्दर डाउट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, ये G7, G8 और G20 क्या है। G20 मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि G7 में अगर आप देखेंगे तो G7 में अगेन अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली G7 की ग्रुपिंग तो रिसेंटली बनकर आई थी। ये G8 की ग्रुपिंग थी जो कि चल रही थी, और जब रशिया ने 2014 में क्रीमिया को अनेक्स किया था उसके बाद रशिया को एक तरीके से दरकिनार किया गया था और G7 की ग्रुपिंग को बनाया गया था। बाय द वे G7 को लेके यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है कि कौन कौन इसमें आपको सदस्य देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूके है, यूएसए है और फ्रांस है, ठीक है। तो आपके जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना यूएनएससी वाले, उसमें आपको 3 देखने को मिलते हैं, चाइना और रशिया नहीं देखने को मिलते। यूएसए का पड़ोसी देश कनाडा, फ्रांस के पड़ोसी देश जर्मनी और इटली, और यूएसए का बहुत करीबी दोस्त जापान देखने को मिलता है। कैसे भी याद कीजिए, लेकिन याद डेफिनेटली कीजिए, सवाल दोबारा भी आ सकता है। G7+1 करेंगे तो आपको G8 देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको रशिया देखने को मिलेगा, और G20 तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं SCO के बारे में। With reference to Shanghai Cooperation Organization, consider the following statements. It is a permanent intergovernmental organization founded in 2011. India and Pakistan both are full-time members of the organization. So I think ऑप्शन नंबर 2 तो बड़ा ही आसान है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने 2017 में SCO को फुल टाइम मेंबर्स के रूप में ज्वाइन किया था। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। पहले वाला स्टेटमेंट, इट इज़ अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाउंडेड इन 2011, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या ये सही है या फिर क्या ये गलत है। SCO न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज पिछले साल 17 सितंबर 2021 में जो SCO की मीटिंग है ये वर्चुअली करी गई थी। SCO का जो समिट है ये हर साल होता है, और SCO का जो समिट है इसमें PM मोदी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था इन 21st मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट वॉज हेल्ड रिसेंटली वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन दुशांबे, तजिकिस्तान। SCO की मेंबरशिप मालूम होनी बहुत ही ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट है, पहले उसी की बात कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स। दोस्तों SCO की मेंबरशिप में सबसे पहले तो आपको जो याद करना बड़ा आसान है, एक तो चाइना आता है, दूसरा दोस्तों रशिया आता है। ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं ये एक तरीके से SCO में डोमिनेटिंग मेंबर्स हैं और ये फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो याद करनी बड़ी आसान है। इसके बाद 4 और कैसे याद करेंगे, ये 2 हो गया। नेक्स्ट वाले 4 कैसे याद करेंगे? जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज होती हैं, जिनको हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी कभी कभार बोल देते हैं, उसमें से आपको निकालनी है तुर्कमेनिस्तान की कंट्री।
तुर्कमेनिस्तान को निकाल दीजिए, बाकी चारों आ जाती हैं। देखिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये 4 हो गई। इसके बाद 2 यानी कि इंडिया और पाकिस्तान, इन्होंने दोनों ने मिलकर के ज्वाइन किया था 2017 में, तो ये हो गई कुल मिला के 8। और इसमें एक और कंट्री है जिसने रिसेंटली जो है वो फुल टाइम मेंबर के रूप में आ चुकी है, दैट इज ईरान। तो अब जो है आपकी एससीओ में आपको 9 मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाती हैं। अब देखते हैं एससीओ सुर्खियों में क्यों था, क्योंकि पिछले साल मीटिंग हुई थी। एससीओ को बेसिकली बनाया क्यों गया था? एससीओ को बनाया गया था कि यहाँ पर एशिया लेवल पे, कोई भी एशिया और यूरोप के लेवल पे किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटीज हमें देखने को ना मिले। और दुनिया में बना हुआ था नाटो, तो एक तरीके से नाटो को काउंटर करने के लिए एससीओ को यहाँ पे बनाया गया था, इसीलिए चाइना और रशिया इसमें प्रमुख रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। इस साल जो मीटिंग हुई थी, ये वाली मीटिंग हुई थी 17 सितंबर 2021 में। The focus of the meet was primarily on the ground situation in Afghanistan and its global repercussions, कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका के द्वारा विड्रॉल किया गया है अपने ट्रूप्स का, अपने फोर्सेस का, उसका जो ग्लोबल रिपरकशंस है वो बेसिकली क्या देखने को मिलने वाले हैं। सो एससीओ एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको 2001 में साथियों बनाया गया था। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन क्यों कहा जाता है? यूरेशियन 2 शब्दों से बना है, यूरोप और एशिया। इसमें आपको मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो आपको एशिया की कंट्रीज देखने को मिलती हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। रशिया जो है, क्योंकि उसको दोनों कॉन्टिनेंट्स का हिस्सा माना जाता है, यूरोप और एशिया, इसीलिए इसको यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। एमिंग टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। दोस्तों इसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तो ठीक है, मिलिट्री क्यों कहा जाता है? बिकॉज एससीओ के तहत कई सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती रहती हैं और ये नाटो को काउंटरवेट करने के लिए बनाया गया था। इसमें जो चेयरमैनशिप है ये ईयरली बेसिस पे रोटेट करती रहती है। चेयरमैनशिप रोटेट्स अमंग द मेंबर स्टेट्स ऑन एन ईयरली बेसिस। इसमें जो आपका करंट जो आई थिंक इसमें जो करंट आपके जो इसमें हेड हैं वो फिलहाल यहाँ पे तजिकिस्तान है, बिकॉज यहाँ पर आपकी वो मीटिंग हुई थी। अगले जो आपके हेड हैं वो शायद इंडिया है और इंडिया में इसका अगला सम्मेलन होने वाला है, यानी कि इस साल सितंबर में 2022 में इसका जो सम्मेलन है वो भारत में होगा। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रशिया, क्या चाइना और पाकिस्तान के जो हेड्स हैं क्या वो भी भारत आएंगे या फिर नहीं। रशिया के हेड तो आ जाएंगे, लेकिन क्या चाइना और पाकिस्तान के हेड आएंगे नहीं आएंगे, वो देखना यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एससीओ की छोटी सी हिस्ट्री है, उसको समझा देता हूँ। एससीओ असल में शुरू से एससीओ नहीं था। एससीओ शुरू में क्या था? शंघाई 5 था। शंघाई 5 में कौन कौन थे? चाइना था और रशिया था, ये तो शुरू से ही है। उसके बाद तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान थे। लेकिन 2001 में क्या हुआ, कुछ सालों के बाद उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद शंघाई 5 को रीनेम कर दिया गया था एससीओ। पहले शंघाई 5 क्यों था? क्योंकि इसमें 5 मेंबर कंट्रीज थे। फिर जब 6ठी मेंबर कंट्री आ गई उज्बेकिस्तान के नाम से, तब इसका नाम चेंज करके एससीओ इसको बना दिया गया था। फिर उसके बाद 2 और इंडिया, पाकिस्तान ज्वाइंड इन 2017, कुल मिला के 8 हो गए। और ईरान जो है दैट इज द 9th एंड द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ एससीओ। अब जो है कुल मिला के आपको 9 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। एससीओ में 2 सबसे इंपॉर्टेंट बॉडीज जो कि काम करती हैं, 2 परमानेंट बॉडीज जो कि काम करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। पहली परमानेंट बॉडी का नाम है एससीओ का सचिवालय, जो कि चाइना में लोकेटेड है, बीजिंग में लोकेटेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसको कि हम लोग रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकेंत में आपको देखने को मिलती है। जो मैंने आपको अभी बताया, जो 16 मई को हमारी एक मीटिंग हुई थी, भारत के अंदर मीटिंग हुई थी, वो बेसिकली रैट्स की मीटिंग आपको देखने को मिली थी एससीओ के अंतर्गत, जो कि अभी जस्ट आई थिंक न्यू दिल्ली में हुई थी, और जिसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान और बाकी ऑब्वियसली सभी कंट्रीज़ के जो मेंबर्स थे वो यहाँ पे डेलीगेशंस आई थी, उन्होंने इसको अटेंड किया था और इसमें बातचीत वगैरह भी हुई थी। तो ये इसकी 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब आई थिंक आप इसका जवाब दे पाएंगे कि इंडिया, पाकिस्तान बोथ फुल टाइम मेंबर्स हैं। बिल्कुल सही बात है। परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन 2011, जी नहीं, इसको 2001 में बनाया गया था। ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, वोंट टेक मच टाइम। आसियान को लेके न्यूज़ सामने आई थी। इंडिया और आसियान ने मिलकर के डिजिटल वर्क प्लान 2022 को अप्रूव किया है एट द 2nd आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग। छोटी सी चीज़ है, 2nd आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग में विच वॉज हेल्ड विद इंडिया वर्चुअली, 2 साइड्स फाइनलाइज्ड इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशन इन द फील्ड। सो ये जो मीटिंग है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको ADG मिन भी कहा जाता है। ADG मिन, ADG
और मिन, ठीक है, ये वाली इसको मीटिंग कहा जाता है, ADG मिन। इट इज एन एनुअल मीटिंग ऑफ द टेलीकॉम मिनिस्टर्स ऑफ 10 एशियन कंट्रीज। इंडिया एंड आसियान कंट्रीज हैव जॉइंटली अप्रूव्ड अ वर्क प्लान अंडर विच दे विल डेवलप अ सिस्टम टू combat the use of stolen and counterfeit मोबाइल हैंडसेट्स, ठीक है। सो जो नकली और जो जाली मोबाइल हैंडसेट्स का यहाँ पर जो कारोबार चलता है उसको बेसिकली किस तरीके से काउंटर करना है, उसके लिए ये वाले पूरे के पूरे वर्क प्लान को यहाँ पे बनाया गया है। इसमें ये कुछ और चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, साथ ही में दोस्तों ये 5G के ऊपर, एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर फोरेंसिक्स, इन सब चीज़ों के ऊपर भी ये लोग यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं। टॉकिंग अबाउट आसियान, तो आसियान के बारे में कुछ बेसिक्स बता दूं, इसको लेकर सवाल यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। इसमें आपको 10 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती हैं, याद करनी बहुत ही आसान है। यहाँ से शुरू कीजिए, नंबर 1 पे आती है म्यांमार। म्यांमार के बाजू में कौन आता है मैप में, आपको मालूम होगा थाईलैंड आता है। दोस्तों थाईलैंड के बाजू में 2 कंट्रीज आती हैं, ऊपर है लाओस, नीचे है कंबोडिया, 3 और 4। नंबर 5 पे आता है वियतनाम। तो ये वाली 5 याद हो गई, ठीक है। ये वाली 5 को तो याद करना बहुत ही आसान है। ये वाली 5 जो कंट्रीज हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो चाइना का पेनिनसुला भी कहा जाता है। ये पूरे के पूरे पार्ट को इंडो चाइना पेनिनसुला भी कहा जाता है। और यहाँ पर इनफैक्ट इसी पेनिनसुला में आपको मलेशिया भी देखने को मिलता है। मलेशिया भी आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं, मलेशिया भी आपको यहीं देखने को मिलता है, हालांकि मैं इसको अलग याद करता हूँ। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट याद कीजिए, छठी कंट्री मलेशिया है। मलेशिया के नीचे कौन आता है, सिंगापुर आता है, छोटी सी कंट्री है लेकिन बहुत पावरफुल है। नंबर 8 पे दोस्तों इंडोनेशिया आता है। तो आप लाइन में आएंगे, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ठीक है। 6, 7, 8 और बच गई 2। नंबर 9 पे याद कर लीजिए ब्रुनेई को, नंबर 10 पे याद कर लीजिए फिलीपींस को। तो 8 काफी इंट्यूटिव है, याद करनी आसान है। बची हुई 2 इनको याद करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उनको अलग से याद आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से 10 कंट्रीज हैं। आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टैब्लिश टू प्रमोट पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी, ठीक है, अमिड राइजिंग टेंशंस अमंग द एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। इसको बहुत साल पहले 1967 में बनाया गया था और बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से इसको बनाया गया था बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इसमें धीरे धीरे और कंट्रीज जुड़ी। इंडिया बिकेम अ सेक्टोरल पार्टनर। ऑब्वियसली इंडिया कभी भी आसियान का फुल टाइम मेंबर नहीं बन सकता, बिकॉज आसियान की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इंडिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट नहीं है, इसीलिए इंडिया कभी भी इसका फुल टाइम मेंबर नहीं बन सकता। आसियान का जो सचिवालय है ये इंडोनेशिया जकार्ता में देखने को मिलता है, और आसियान ने अपने आप को न्यूक्लियर फ्री जोन भी डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ऐसा इनकी यहाँ पे डिक्लेरेशन भी निकली हुई है। सो ये कहानी है आसियान के बारे में। ये थी हमारी कुछ डिस्कशन रिगार्डिंग फ्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़। दोस्तों अगला सेट आपके सामने लेकर आएंगे, कुछ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बातचीत आपके साथ मैं करने वाला हूँ, जैसे कि ब्रिक्स हुआ, जैसे कि बिम्स्टेक हुआ, जैसे कि सार्क हुआ, एंड दैट विल बी दी एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।